Hi everyone. Hi everyone. This is Deepika. Welcome in class. Today we discuss important topic translation. Translation from class 12th. जो ये टॉपिक है बेटा किससे बिलोंग करता है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से. ठीक है. सबसे पहली बात, ट्रांसलेशन होता कहाँ है? ट्रांसलेशन बेटा किसी भी सेल के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, ये कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर. कहाँ पे टेक प्लेस होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. अब ट्रांसलेशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. अगर मैं सॉरी अगर मैं ट्रांसलेशन की डेफिनेशन की बात कर लेती हूँ, तो ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बेटा? ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम पोलीमराइजेशन करते हैं. किसका? अमीनो एसिड्स का एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए. अब आप कहोगे हमने तो ये पढ़ा है ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. लेकिन आप तो मैम कुछ और ही बता रहे हो. पर बेटा ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस तो होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या होती है? ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है? पोलीमराइजेशन. पोलीमराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? कि बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको एक चेन में लाना. ठीक है. और जिससे क्या बनाना? उस चेन से क्या बनाना बेटा? इस चेन से हम क्या बनाएंगे? इस चेन से हम बनाएंगे प्रोटीन. क्या बनाएंगे? इस चेन से हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेशन. क्या करते हैं? ट्रांसलेशन. हमारे पास बहुत सारे कोड होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको जोड़ के, ठीक है, किस सीक्वेंस में जोड़ेंगे? जैसे एमआरएनए में कोडोन दिए हुए हैं उस सीक्वेंस में उनको जोड़ के एक क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे. पॉलीपेप्टाइड मीन चेन. ठीक है. क्लियर. अब होता क्या है दोनों में बता दिया, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो. तो ये बेटा कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ठीक है. अगर हम बात करते हैं ये डायग्राम, अब दूसरी जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या कहती है? द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए. आप ये डायग्राम देखो. ये डायग्राम को हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन यूनिट. किसको? इस डायग्राम को. ये क्या है? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड. ये क्या है बेटा? आपका एमआरएनए, जो कहाँ से आया है? न्यूक्लियस से बाहर आया है. कौन सी प्रोसेस होके आई है? ट्रांसक्रिप्शन से. ट्रांसक्रिप्शन से हमने डीएनए से क्या बनाया? एमआरएनए. क्या बनाया? एमआरएनए. और जो आपको इस पे CU, CUU, GG ये दिख रहे हैं, ये सब क्या है? कोडोन है. क्या है? कोडोन है. क्या है? कोडोन है. ठीक है. जो आपने क्या किए थे? कॉपी. ठीक है. अब ये क्या दिख रही है आपको? ये ग्रीन कलर का, एक ये स्मॉलर स्ट्रक्चर और एक ये लार्जर स्ट्रक्चर. ये क्या होता है बेटा? ये है राइबोसोम. ये क्या है? राइबोसोम. राइबोसोम 2 यूनिट से बना होता है. ये छोटी वाली स्मॉलर सब यूनिट होती है, बड़ी वाली लार्जर यूनिट होती है. इन 2 यूनिट से मिलके आपका क्या बना हुआ है? यहाँ से यहाँ तक की पूरा राइबोसोम. क्या बना हुआ है बेटा? राइबोसोम. ठीक है. ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है? टीआरएनए. क्या है? टीआरएनए. अभी आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार आपको बता रही हूँ. ठीक है. ये कोडोन है. ठीक है. और इस कोडोन पे जैसे जैसे कोड लगे हुए हैं, टीआरएनए क्या लेके आते हैं? अमीनो एसिड्स को लेके आते हैं साइटोप्लाज्म में, और यहाँ अटैच कर देते हैं. और वो आपस में अमीनो एसिड्स को हम इस राइबोसोम जो यूनिट है उसमें क्या करेंगे? ट्रांसलेशन प्रोसेस करेंगे. क्या करेंगे? टीआरएनए अलग अलग क्या करके लेके आता? देखो, ये टीआरएनए है, अमीनो एसिड लाया, ये वाला ये अमीनो. हमने यहाँ पे सिर्फ इन अमीनो एसिड को एज ए पॉलीपेप्टाइड जोड़ा है. वही तो हमने बोला है. ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? जब प्रोसेस ऑफ पोलिमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. ठीक है. सबसे पहले बेटा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर हमने बात की है अमीनो एसिड्स की. किसकी बात की है? अमीनो एसिड्स की. किसकी बात की है बेटा? अमीनो एसिड्स की बात की है. ठीक है. अगर हम यहाँ पे ओके अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले ट्रांसलेशन में क्या दे रखा है? पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. अब इस बात को समझो. ठीक है भाई, ये हमारा कोई भी साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़ा हुआ है. ठीक है. हम क्या करेंगे? एक्टिवेट करना है. कभी भी एक्टिवेट करना है तो उसको क्या करेंगे? हम एटीपी के साथ जोड़ देंगे. किसको? अमीनो एसिड को एटीपी के साथ जोड़ा और आपने क्या बना लिया?
पर किसकी प्रेजेंस में जोड़ेंगे? एक होता है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, जो ये ग्रीन कलर का है ये क्या है आपका? अमाइनो अमाइनो असाइल, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, वेट 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 वेट, वन सेकेंड। अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम है, क्लियर। ये अमीनो एसिड एटीपी, इन दोनों को एक साथ कौन जोड़ रहा है? ये एंजाइम, इनकी प्रेजेंस में जोड़ा और इसने क्या बना लिया बेटा? अमाइनो असाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स। क्या बना लिया बेटा? अमाइनो असाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। स्लाइड पे दोबारा बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। हम क्या करेंगे? अमीनो एसिड लेंगे, उसको एटीपी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? इस एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हमारी बुक में लिखा है अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे टीपी थी मतलब ट्राइफॉस्फेट, कुछ एनर्जी क्या हो चुकी है? खर्च हो चुकी है। अब आपका ये कॉम्प्लेक्स रेडी है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये एंजाइम है बेटा। इस एंजाइम पे दो साइट होती हैं, एक ये साइट है, ये एक साइट है, ठीक है। फर्स्ट साइट, सेकंड साइट। फर्स्ट साइट पे कौन अटैच हो गया? अमाइनो असाइल एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैच हो गया, मतलब एटीपी के साथ जो अमीनो एसिड था वो अटैच हो गया, और अभी ये सेकंड साइट खाली है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या होता है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब यहाँ पे देखो, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। ये कॉम्प्लेक्स बना, सबसे पहले आपने क्या बनाया? अमीनो एसिड एटीपी, उनको दोनों को जोड़ के क्या बना दिया है? उस एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को आपने टीआरएनए के साथ जोड़ना है। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब टीआरएनए के ऊपर आपको पता है लूप होती हैं, ठीक है। वहां पे आपको एक लूप होती है, ये वाले DHU लूप। कौन सी? DHU लूप। ये टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? 2D, जिसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो DHU लूप है उस पे ये इस एंजाइम की दूसरी साइट अटैच हो जाएगी, यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। जब आपका टीआरएनए किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस अमाइनो असाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे? चार्जिंग टीआरएनए। और यहाँ से जो अमीनो एसिड एटीपी दिख रहा है, ये बेटा कहाँ पे चला जाएगा? 3' एंड पे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में मतलब क्या हुआ कि भाई जो टीआरएनए था उस पे जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है मतलब एटीपी के साथ है, वो वहाँ पे आके 3' एंड पे उसके पे अटैच हो गया। उसको क्या बोलोगे? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये बात क्लियर समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं 1 मिनट में रिपीट करती हूँ। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड प्लस एटीपी दोनों ने मिलके किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम। एंजाइम का नाम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। क्या बनाया? अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात, जब ये चीज हो गई, कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स गया टीआरएनए के पास। किस पे पास गया? टीआरएनए के पास। टीआरएनए की जो साइट है DHU लूप, वहां पे ये एंजाइम की दूसरी साइट से अटैच हो गया। जब ये यहाँ पे अटैच हुआ तो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड 3' एंड पे जाके अटैच हो गया। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अब चलो भाई, ये तो बेसिक था। अभी बात कर लेते हैं जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मैं बीच बीच में आपको टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी, अभी आरएनए के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। ट्रांसलेशन 3 स्टेप्स में होता है, ट्रांसक्रिप्शन में भी 3 में ही होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ट्रांसलेशन दोनों में ही 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, इलोंगेशन का मतलब होता है कोई चेन बनना, ठीक है। टर्मिनेशन मतलब कोई प्रोसेस का स्टॉप होना। सबसे पहले इनिशिएशन की बात कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि जो इनिशिएशन करेंगे ना ट्रांसलेशन प्रोसेस का, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। जब ये प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो एक तो बेटा सबसे पहले mRNA की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर चार्ज टीआरएनए की और राइबोसोम्स यूनिट्स की।
30s एंड 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, पजल मत होना, एनसीईआरटी में जो प्रोसेस दे रखी है वो कौन सी है, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक। बेटा दो चीजें हैं, ट्रांसलेशन अगर प्रोकैरियोटिक में होगा तो राइबोसोम की यूनिट कौन सी हो जाती है, 70s। ठीक है, राइबोसोम की यूनिट कौन सी हो जाती है, 70s। अगर किसके अंदर की बात कर रहे हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो कौन सी बात हो जाती है, राइबोसोम कौन सा हो जाता है, 70s। अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 80s। ठीक है, और 70s की दो यूनिट होती है सब यूनिट, जिनको 30s 50s बोलते हैं। और जीटीपी, ठीक है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक टाइप की एनर्जी होती है जो हमें दो राइबोसोम्स को जोड़ने में हेल्प करेगी। और कुछ इनिशिएशन फैक्टर जैसे IF1, IF2, IF3, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट इनिशिएशन फैक्टर का रोल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब एक बार मैं आपको आगे चलने से पहले आरएनए के बारे में बताना चाहूंगी। ठीक है, आरएनए कितने टाइप के होते हैं बेटा, आरएनए दो टाइप के होते हैं, एक जेनेटिक और एक यहाँ पे आएगा बेटा नॉन जेनेटिक आरएनए। कौन सा आएगा, नॉन जेनेटिक आरएनए। यहाँ पे कौन सा आएगा, नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, जेनेटिक आरएनए क्या होते हैं, अब हमें पता यही नहीं पता होता। ठीक है, जेनेटिक आरएनए क्या होते हैं, जैसे वायरस वगैरह में जो आरएनए है ना, वो क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, जैसे हमारे अंदर डीएनए करता है। ठीक है, बट हमारे अंदर तो क्या होता है, आरएनए होता है, लेकिन हमारे अंदर कैसा आरएनए होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, जो 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, आरएनए का काम क्या होता है, एज ए अडेप्टर का भी काम करता है, स्ट्रक्चरल का भी काम करता है। कौन सा, राइबोसोमल आरएनए। ये बेटा बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने काफी बार डिस्कस किया है इसके बारे में। आपसे पूछा जाता है कि राइबोसोमल जो आरएनए है वो कैसे काम करता है। भाई ये इस पे यहाँ पे है ना, आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए के फंक्शन बताने हैं। ठीक है, या अब देखो राइबोसोमल आरएनए के बारे में कैसे काम किया है, ये अडेप्टर का काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल का काम कर रहा है, और कैटलिस्ट का काम करता है। और कैटलिस्ट का जब ये काम करेगा कौन सा, राइबोसोमल आरएनए, तो उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। अभी मैं आगे समझाऊंगी कैसे कर रहे हैं। ये यहाँ पे याद रखना कि राइबोसोमल आरएनए दो काम करता है, एक तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसके लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आरएनए के बारे में तो वहां पे बता दिया था। ये है आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस में टीआरएनए, जिसका बहुत भारी रोल है, क्योंकि टीआरएनए आता होगा तो ये आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखो टीआरएनए क्या होता है, टोटल जितना भी आरएनए उसका 10 से 15% आरएनए होता है। ठीक है, अब ये जो आरएनए वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस में बाय डीएनए। इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अडेप्टर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, अडेप्टर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए अडेप्टर आरएनए नहीं होता। क्या होता है, ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये अडेप्टर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के बारे में 2 पॉइंट याद रखना, स्ट्रक्चरल आरएनए और एज ए कैटालिस्ट का काम करता है, और स्मॉलेस्ट आरएनए है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अमीनो एसिड्स को ले जाने का काम कर रहा है, एज ए व्हीकल का काम कर रहा है। क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में से जो भी अमीनो एसिड है उनको लेके आएगा राइबोसोम यूनिट में, ये काम करता है। 20 टाइप ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके कितने प्रेजेंट होते हैं, 20 टाइप ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। कोई भी स्टॉप कोडन के लिए टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, अब आप एक बार जरा स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये क्या है, 2D मॉडल है, बुक में 3D मॉडल दे रखा है। इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, मतलब इसकी 4 लूप दिख रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, क्योंकि क्लोवर लीफ में भी 4 ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए। ठीक है, जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड एल शेप। कैसा होता है, इन्वर्टेड एल शेप। अब ये देखो यहाँ पे DHU लूप, ये टी साई लूप। क्या बताया मैंने, एक सेकेंड बेटा, ये देखो DHU लूप, ये टी साई लूप। ठीक है, और ये है आपका 3' एंड जिसपे CCA अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या अटैच होगा, अमीनो एसिड। क्या अटैच होंगे, यहाँ पे आपके क्या अटैच होंगे बेटा, अमीनो एसिड्स। क्या अटैच होंगे, अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये साइड क्या है,
एंटीकोडोन। ये क्या है? एंटीकोडोन। इसको एंटीकोडोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमआरएनए नीचे क्या होगा? एमआरएनए, उस पे क्या रहते हैं? कोडोन। मैंने पहले भी बोला था एमआरएनए पे कोडोन होते हैं, एंटीकोडोन पे क्या होते हैं? एंटीकोडोन क्या होते हैं? उन कोडोन के अपोजिट होता है टीआरएनए पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे क्या बता देंगे, एमआरएनए दे देंगे। सपोज करो यहाँ पे कोई एमआरएनए है, इस पे दे दिया AUG। ये क्या हो गया बेटा आपके लिए? कोडोन। क्या हो गया? कोडोन। ठीक है, अब आपसे पूछ लेंगे भाई इसका टीआरएनए पे एंटीकोडोन क्या होगा? इसका यहाँ पे एंटीकोडोन क्या होगा एमआरएनए पे, टीआरएनए पे? तो आपको पता होना चाहिए, दोनों ही आरएनए है तो यू ही आना है। तो ए का अपोजिट क्या होता है बताओ भाई? ए का अपोजिट क्या होगा? यू। यू का ए, जी का क्या होगा? सी। तो यहाँ पे क्या होगा? UAC। अगर यहाँ पे UAC है तभी वो यहाँ पे इस कोडोन पे एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा और तभी उसका अमीनो एसिड आएगा। ये लूप किस चीज़ के लिए हेल्प करती है आपको पता होना चाहिए। जो DHU लूप है, यहाँ पे बेटा अटैच क्या होता है आपका? अमीनो इंजाइम। क्या अटैच होता है? इंजाइम। और यहाँ पे आता है अमीनो एसिड। उस अमीनो एसिड को यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे। और ये वाली जो लूप है, ये टीसाई लूप, ये किससे हेल्प करती है? लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम से अटैच होने में। किससे? लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम से अटैच होने में। नीचे वाली लूप है वो किससे अटैच होने में हेल्प करती है? एमआरएनए से। क्लियर? ये एमआरएनए से, ये लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम से, ये वो इंजाइम से अटैच होगी तभी अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा, तभी ये चार्ज टीआरएनए बनेगा। ये लार्जर सब यूनिट से अटैच होगी, ये यहाँ पे एंटीकोडोन देख के वैसे ही आएंगे। ये क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, देखो मैंने कहा था कि आपको दो तरीके ट्रांसलेशन प्रोसेस किस किस में हो सकती है, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। किस किस में बात हुई थी बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। अगर देखो प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम यूनिट है वो कैसी होती है? 70S की। कैसी होती है? 70S। कैसी होती है बेटा? 70S। अब देखो 70S में दो यूनिट होती है, एक स्मॉलर यूनिट, एक क्या होती है? लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट 30S से बनी होती, लार्जर यूनिट 50S से बनी होती। ऐसे अगर कोई यूकैरियोटिक सेल होगी तो उसमें दो यूनिट होंगी, राइबोसोम यूनिट 80S होगी, नीचे वाली 40S, ऊपर वाली लार्जर यूनिट 60S। दोनों यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम का रोल होता है Mg2+ का, जो हमने पहले रिक्वायरमेंट की थी। हाँ, अब आप यहाँ पे जरा एक बार ये देख लोगे, जो ये वाली बात है ये मैंने किसकी बताई? प्रोकैरियोटिक सेल की। किसकी बताई बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल की। और ये वाली बेटा हमने किसकी बात की है? यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, और आपकी बुक में कौन सा दे रखा है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक भी होगा तो भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, बस फर्क क्या आ जाएगा? वहां पे 70S की जगह 80S आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये लार्जर यूनिट है 50S, ये किससे बनी होती है? 5S और 23SRNA। ये जो 23SRNA है, इसका रोल होता है एज ए कैटालिस्ट। ये कैसे काम करता है? एज ए कैटालिस्ट। यहाँ पे कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्पीड अप करना। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, मतलब आपके पास एक ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, आपको इन दोनों को ऐसे जोड़ना है। ठीक है, उसको जोड़ने के लिए जो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है वो कौन बनवा रहा है? ये 23SRNA हेल्प कर रहा है एज ए कैटालिस्ट, स्पीड अप करवा देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बेटा? एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, क्लियर ये? चलो भाई आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन प्रोसेस से। ठीक है, मैंने सारे स्ट्रक्चर इसके बारे में बता दिए कि भाई जो ट्रांसलेशन है वो किस चीज़ से होता है, भाई टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन यूनिट में क्या क्या लगेगा? सबसे पहले बेटा लगता है आपका स्टेप 1, इनिशिएशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आपके पास क्या आया? 5 to 3 mRNA। क्या आया बेटा? 5 to 3 mRNA आया। क्या आया? 5 to 3 mRNA आया। ओके भाई, चलो गोट इट। ठीक है, अब इस mRNA पे कहीं पे स्टार्ट कोडोन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? AUG। क्या होती है? AUG। ठीक है, और ये जो mRNA है ये सबसे पहले आपके देखो कहाँ अटैच हो रहा है? स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्योंकि ट्रांसलेशन यूनिट तो किससे बनेगी? भाई राइबोसोम्स है वो अटैच होंगे तभी तो बनेगी। mRNA आ गया।
ठीक है। एमआरएनए आते ही एमआरएनए सबसे पहले किससे अटैच होता है, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम से। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक के, तो इसलिए स्मॉलर यूनिट कौन सी है, 30S। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे यही बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले AUG है कोडोन। ठीक है, स्मॉलर यूनिट से अटैच हुई। आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो अटैचमेंट ऑफ स्मॉलर यूनिट हो चुका है बेटा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझना AUG है, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टीआरएनए को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने ऐसे, ये वाला अमाइनो एसिड, ये वाला टीआरएनए को, किसको, टीआरएनए को। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका इनिशिएटर टीआरएनए आता है। इनिशिएटर टीआरएनए मतलब AUG स्टार्ट कोडोन होती है, जहाँ से हमें कोई प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है। तो मैंने बोला mRNA कोड क्या होगा, AUG। तो भाई ये आपका मान लो सपोज करो टीआरएनए, और ये उसकी एंटी कोडोन लूप है। यहाँ पे एंटी कोडोन लूप मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी, क्या आएगी, UAC। ठीक है, और ये अमीनो एसिड कौन सा होगा, मिथोनिन। GTP की हेल्प से और इनिशिएशन फैक्टर की हेल्प से सबसे पहले ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा। समझ में आ गया, ये mRNA था, स्मॉलर यूनिट से अटैच हुआ। यहाँ पे AUG है, इनिशिएशन फैक्टर की हेल्प से सबसे पहले आपका कौन सा टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए अटैच हो चुका है। इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए अटैच होने के बाद बेटा क्या अटैच होता है, आपकी लार्जर सब यूनिट। कौन अटैच होती है, लार्जर सब यूनिट। अब जरा ये देखो लार्जर सब यूनिट के बारे में। ठीक है, ये 30S थी, लार्जर कितने की होगी, 50S की। इसमें 3 साइट होती, E, P और A। ठीक है, E का मतलब क्या होता है, एग्जिट साइट। P का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, और A का मतलब होता है अमाइनो असाइल साइट। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, E का मतलब एग्जिट साइट होता है। ठीक है, E का मतलब क्या होता है, वन सेकेंड। E का मतलब एग्जिट साइट, ठीक है। P का मतलब पेप्टाइडल साइट, ठीक है। और इसका मतलब होगा अमाइनो असाइल साइट, ठीक है। अब जो फर्स्ट टीआरएनए है वो कहाँ अटैच होता है बेटा, देखो ये लिखा हुआ है E। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, E। यहाँ पे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है भाई, P। ये क्या है, A। तो पहला टीआरएनए कहाँ पे अटैच हुआ, P साइट पे। कहाँ अटैच हुआ, P साइट पे। ये याद रखना, फर्स्ट टीआरएनए कहाँ अटैच हो रहा है, P साइट पे। और जो सेकंड टीआरएनए है वो कहाँ पे अटैच होगा, हमेशा आगे जितने भी टीआरएनए आएंगे पहले वो किस पे आएंगे, फर्स्टली वो A साइट पे आएंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टीआरएनए हमेशा किस पे अटैच होता है, P साइट पे। AUG पे अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो लार्जर सब यूनिट है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। देखो हम नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखो हो गया, वहां पे इनिशिएशन प्रोसेस होगी। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इलोंगेशन। क्या है, इलोंगेशन। तो ये देखो अब आपकी पूरा ये ट्रांसलेशन यूनिट बन गया है। नीचे mRNA, फिर mRNA के बाद कौन आई, स्मॉलर यूनिट। फिर बेटा क्या आई आपकी, लार्जर यूनिट। क्या आई बेटा, लार्जर यूनिट। उसके बाद क्या आई आपकी, लार्जर यूनिट, ये देखो। ठीक है, फिर पहले आपका इनिशिएटर टीआरएनए आया, वो किस साइट पे आया, P साइट पे। फिर आपकी क्या आती है, लार्जर सब यूनिट बाइंड होगी, EPA। ई एग्जिट साइट होती है। अब जो बेटा आपको ये राइबोसोमल आरएनए दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर ऐसे मूव करता चलेगा, ऐसे मूव करता चलेगा। जो भी यहाँ पे कोडोन है उनको रीड करता जाएगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप सोचो ये EPA है, ये ऐसे मूव करेगा। तो जैसे ही ये आगे करेगा तो ये साइट अभी A में है, ये जैसे ही आगे करेगा किस में चली जाएगी, P में। P वाली किस में चली जाएगी, E में। इस तरीके से थोड़ी देर बाद ये जो ये वाला टीआरएनए है आपका, ये जो AUG, ये एग्जिट साइट से बाहर चला जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होती रहेगी, कहाँ तक, जहाँ तक स्टॉप कोडोन नहीं आ जाती। ठीक है, अब देखो इलोंगेशन का मतलब क्या होता है। अब मैंने बोला फर्स्ट टीआरएनए
हमेशा पी साइट पे आता है, फिर लार्जर सब यूनिट अटैच होती है, फिर सेकंड टीआरएनए देखो कहाँ पे आया, ए साइट पे। ए साइट पे आने के बाद हमारे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में उसमें क्या रोल होता है, जब भी बेटा कोई भी दो अमीनो एसिड एक साथ अटैच होते हैं या पैरेलल आते हैं या टीआरएनए क्लोजली आते हैं, तो वहाँ पे राइबोसोम्स क्या करते हैं, जो कैटालिस्ट का काम करते हैं। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। देखो फॉर्म्ड बाई 23 SRNA। क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया, दो अमीनो एसिड के बीच में। यहाँ पे देखो भाई, एक सेकंड, यहाँ देखो दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में हमने क्या बना दिया बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कौन है 23 SRNA। और वो 23 SRNA कहाँ है, इस लार्जर सब यूनिट के अंदर ही है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये पूछा जाता है राइबोसोम एज ए क्या काम करता है, आरआरएनए। ये क्या है आपका आरआरएनए, ये स्मॉलर यूनिट, ये लार्जर यूनिट। तो ये एक तो काम क्या कर रहा है भाई, ट्रांसलेशन जो प्रोसेस हो रही है वो इसी के स्ट्रक्चर में हो रही है, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा एज ए कैटालिस्ट का काम कर रहा है। ये जो 23 SRNA है इसके अंदर जो स्पेशली लार्जर यूनिट के अंदर जो भाई आपकी लार्जर यूनिट है वो किससे बनी हुई है, 23 SRNA से और 5 SRNA से। तो ये जो 23 SRNA है ये एज ए कैटालिस्ट का काम कर रहा है और इन दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। बन गए पेप्टाइड बॉन्ड भाई। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ठीक है भाई, अब ये आगे चला, ये ई साइट पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका जो ये आरएनए है बेटा वो मूव करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इसके ऊपर ट्रांसलोकेशन। ठीक है, किसकी हेल्प से, इलोंगेशन फैक्टर और कुछ जीटीपी की हेल्प से। अब ये देखो यहाँ पे 5 to 3, 5 to 3, पहले ए यू जी कहाँ पे है, पी साइट पे। यहाँ पे ए यू जी कहाँ आ चुका है बेटा, ई साइट से बाहर आ चुका है। ठीक है, बट ये अमीनो एसिड्स किस पे थे, अब यहाँ पे ए साइट पे थे दोनों। किस पे थे, ए साइट पे। और इसके अंदर देखो, ये देखो वही सेम है, ए यू जी 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 यू यू। यहाँ पे ये जो आपका राइबोसोमल आरएनए है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब ये आगे मूव कर गया है कुछ इलोंगेशन फैक्टर और जीटीपी के हेल्प से, तो आगे मूव किया है। तो ए यू जी यहाँ पे आ गया, ए साइट कहाँ पे आ गई, यू यू पे। पी साइट कहाँ पे आ गई, जी जी पे। और ई साइट भाई ए यू जी बाहर हो गया। लेकिन अमीनो एसिड तो दोनों इसने पकड़ रखे, क्योंकि वो हमने पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ लिए। जो आपका टीआरएनए था वो रिमूव होता जाएगा, ये आगे ऐसे रीड करते जाएंगे। अब जैसे ही, अब आप ये बताओ, आपको ऐसे कोई इमेज दे दे, ठीक है, तो ये यू यू आ गया, तो अब यहाँ पे कोई टीआरएनए अटैच होगा नहीं। ठीक है, टीआरएनए क्यों नहीं अटैच होगा बेटा, क्योंकि यू यू 3 स्टॉप कोडोन होती हैं। कौन कौन सी, एक तो यू यू, एक यू ए, एक आएगा यू ए जी, और एक क्या आएगा यू जी ए, और एक आएगा आपका यू यू ए। ठीक है, अब जैसे ही स्टॉप कोडोन आएंगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे यू यू की जगह ये आपकी स्टॉप कोडोन आ जाती, यू ए आ जाता। जैसे ही स्टॉप कोडोन्स आ जाएंगी ये ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड, यू ए जी, क्योंकि स्टॉप कोडोन ए जी। ठीक है, अब ये सोचो, ये ऐसे ही एमआरएनए मूव करता आ रहा था, ये राइबोसोमल यूनिट। जैसे ही यूएजी दिखा, ठीक है, अब यूएजी के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। टीआरएनए बेटा स्पेसिफिक होते हैं, जैसा कोडोन वैसा ही एंटी कोडोन और वैसा ही अमीनो एसिड। तो स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं था, तो अब कोई टीआरएनए नहीं आएगा। जब जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा कोई टीआरएनए नहीं आएगा, तो कौन सा स्टेप आ जाता है, थर्ड, टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन के अंदर क्या हेल्प करते हैं, कुछ रिलीजिंग फैक्टर हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? रिलीजिंग फैक्टर्स दे रखा है एनसीईआरटी में। टर्मिनेशन प्रोसेस जैसे ही आपका ये जो राइबोसोमल यूनिट है कहाँ पे पहुंचेगी, इसके ऊपर पहुंचेगी आपकी स्टॉप कोडॉन के ऊपर, वहीं पे क्या हो जाएगा, कुछ रिलीजिंग फैक्टर की हेल्प से, किसकी हेल्प से? रिलीजिंग फैक्टर की हेल्प से ये क्या हो जाएंगी, ये यूनिट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। देखो लार्जर यूनिट अलग हो गई, स्मॉलर अलग हो गई, एमआरएनए अलग हो गई, और जो आपने अमीनो एसिड से जोड़ के जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी, ये जैसे मान लो ये आपकी प्रोटीन की चेन है, वो रेडी हो जाएगी। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अब आता है एक रीजन होता है यूटीआर। क्या होता है? यूटीआर। क्या होता है? यूटीआर, जिसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है? अगर ये मैं देखूं कि भाई अब मान लो यहाँ पे जो ये 5' एंड है, क्या है? 5' एंड है यहाँ पे, ठीक है। इस 5' मतलब ये स्टार्ट कोडोन यहाँ पे थी, मान लो यहाँ से स्टार्ट होती 5, और ये 3' एंड यहाँ पे आता, ठीक है। तो ये जो इतना रीजन है, ठीक है, स्टॉप कोडोन आ गई, स्टॉप कोडोन के बाद का रीजन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टार्ट कोडोन के पहले का रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? यूटीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटीआर। दोबारा देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट कोडोन स्टार्ट हुई एयूजी से पहले, ये 5' एंड से 3' एंड तक एमआरएनए, यहाँ से एयूजी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले का रीजन, ठीक है, जहाँ पे आपकी स्टार्ट कोडोन आई है, और स्टॉप कोडोन से 3' एंड का रीजन, ये क्या कहलाता है? अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। मतलब ये ट्रांसलेशन नहीं हुआ, इनका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ। तो भाई इसका रोल क्या था? भाई इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है जो आपको कोई नहीं बताता, बता देती हूँ मैं, कि जो ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, मान लो ये जो आपकी स्मॉलर यूनिट ये दिख रही है, यहीं से 5' एंड होता है, यहीं पे ये एयूजी स्टार्ट हो जाता, मान लो यहीं पे स्टार्ट हो जाता जैसे इसमें दिखा रखा है। तो बेटा इसको अटैच होने के लिए जगह नहीं मिलती ना ढंग से, ये कहाँ अटैच होता? सोचो, यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता ढंग से, तो आपकी ट्रांसलेशन प्रोसेस एफिशिएंटली नहीं होती। इसलिए इसको स्पेस देने के लिए यहाँ पे भी आगे की तरफ भी यूटीआर रहता है और पीछे की तरफ भी यूटीआर रहता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि ये यूनिट है राइबोसोमल, ये लार्जर होती है, ठीक है। तो ये यूनिट आएगी भाई, ढंग से अटैच होगी तभी तो काम होगा। अब इसके अटैच होने के लिए इनको स्पेस चाहिए, और भाई ये स्पेस उसी रीजन में दे देंगे जहाँ पे इनको प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो भाई इनके कुछ कोड्स तो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा स्टार्ट कोडोन से और स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद यूटीआर रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूटीआर रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों एंड पे, 5 एंड और 3 एंड पे। 5 एंड पे बिफोर स्टार्ट कोडोन, 5 एंड पे, ठीक है। ये क्या होता है? देखो किस लिए जरूरी होता है? एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए, बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाय आरएनए। ओके, थैंक यू।